नमस्कार, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं लेकर हाजिर हूं प्राइम एजेंडा और आज के प्राइम एजेंडे में महत्वपूर्ण बात, काम की बात, देश की बात। जी हां, एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिया है। सरकार का कदम तब आगे बढ़ा जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और अब इस रिपोर्ट को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी जैसे ही दी गई, तमाम जगह पर वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों ने इस पर राय रखी। विपक्ष ने तमाम आपत्तियां दर्ज करा दी, वो भी तब जब अभी तक यह बिल संसद में आया नहीं है, सिर्फ मोदी कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। यहां तक डगर आसान थी, इसके आगे सरकार के लिए भी चुनौतियां हैं। जैसे इसकी जानकारी मिली, विपक्ष ने तमाम तरह से इसका विरोध किया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने इस पर अपनी राय रखी और इसे देश के लिए बेहद बेहतर बताया, कम खर्चे वाला बताया, क्योंकि जब जब हर 5 साल में जो चुनाव होता है, वहां पर चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाती है, विकास कार्य रुक जाते हैं और अलग अलग चुनाव कराने में खर्चा भी बहुत आता है। ऐसे में सरकार का यह कहना है कि एक बार पैसा खर्च होगा और पूरे देश का चुनाव हो जाएगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और पोस्ट में कहा कि दरअसल यह फैसला सरकार ने बहुत सोच समझ कर लिया है। वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लिए बहुत बेहतर परिणाम साबित होगा और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो ये बात भी सोचें कि ये कोई नई चीज नहीं है, ऐसा देश में पहले भी होता आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के इस बिल का स्वागत किया। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, चूंकि चर्चा इस पर लंबी होगी और बेहद गंभीरता से होगी, क्योंकि ना ही ये राजनीतिक मुद्दा है जिस पर शोर शराबा हो। इस पर समझने की जरूरत है कि यह फैसला देश के लिए वाकई में कितना बेहतर होगा, कितना जरूरी है, यह समझना हम सभी के लिए जरूरत है। तो आज के प्राइम एजेंडा में हम इसी पर खास चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको इस बिल के आने के बाद 2 प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं और फिर सीधे चर्चा शुरू करेंगे। देश एक चुनाव, ये देश की आवश्यकता है। देश में हर समय जो किसी न किसी समय कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, उससे न केवल खर्च बढ़ता है बल्कि मतदाताओं में भी उदासीनता आती है। विकास के कार्य अवरुद्ध होते हैं क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगती है तो विकास के कार्यों को रोकना पड़ता है। राजनीतिक दलों की भी ऊर्जा व्यय होती है। ये ऊर्जा लोगों के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए लगाई जा सकती है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी यही कहती है और इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक आयोग बना था, उसने भी अपनी रिपोर्ट इसी संदर्भ में दी है। सभी राजनीतिक दलों में, अधिकांश राजनीतिक दलों का मत भी इसके पक्ष में है, लेकिन जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं वो तथ्यात्मक आधार उनका नहीं है। वो केवल भाजपा ने निर्णय किया है इसलिए इसका विरोध करने का काम कर रहे हैं, जबकि ये भारत के हित में है। ये भाजपा के हित का मसला नहीं, ये भारत के हित का मसला है। मोदी गवर्नमेंट ने वन नेशन वन इलेक्शन की आज मंजूरी दे दी है। ये देश के लिए बहुत आवश्यक था और इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आई और आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया। हम तो जब बचपन से जरा भी होश संभाला है तो हमेशा एक चुनाव देखे हैं। उस समय लोकसभा और विधानसभाएं होती थीं। हम लोग बचपन में गांव में कहते थे छोटी काउंसिल बड़ी काउंसिल, बड़ी काउंसिल सांसद की और छोटी काउंसिल विधानसभा की। इससे बचत होगी। फोर्सेज जो हमेशा इस्तेमाल कर रहती हैं, इलेक्शन में रहती हैं, उनको मौका मिलेगा जो काम है कानून व्यवस्था उसको करने का, और सबसे बड़ा सरकार के खर्चे पर जो है वो नियंत्रण होगा, बहुत कम होगा और ये देश के लिए आवश्यक था जिसको मोदी सरकार ने लागू किया। इसके लिए मोदी जी को और भाजपा सरकार को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। तो दरअसल ये कोई एक नई व्यवस्था नहीं है। देश में आजादी के बाद 1952 से लेकर 1957, 62 और 67 तक में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। वहीं 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं तय समय से पहले भंग कर दी गई थी और फिर लोकसभा 2070 की बात करें तो यह भी समय से पहले भंग कर दी गई थी। इसके चलते एक देश एक चुनाव की गाड़ी पटरी से उतर गई और ऐसा उतरी कि तब से उतरी हुई है।
हर चुनाव अपने अलग अलग समय पर होता है, फिर वो चाहे छोटे से छोटा चुनाव हो, यानी कि प्रधानी पंचायती का चुनाव, या फिर देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा या प्रदेश का विधानसभा चुनाव। और चलिए यहां पर चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। अब खास मेहमान आपकी स्क्रीन पर, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बालकृष्ण पांडे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बालकृष्ण पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। हमारे साथ रफत फातिमा हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। रफत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तनुज दीक्षित हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। तनुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, और चर्चा की शुरुआत यहां पर सबसे पहले बालकृष्ण पांडे जी आपके साथ करेंगे। बालकृष्ण पांडे जी, विपक्ष इस पूरी रिपोर्ट को, कैबिनेट के इस प्रस्ताव को एक तरह से खारिज कर रहा है, और उनका ये कहना है कि दरअसल जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं होता। वो कह रहे हैं कि इससे पहले केंद्र सरकार ने बहुत सारे कदम जल्दबाजी में लिए, जिसके दूरगामी परिणाम बाद में देखने को मिले। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन भी उसी तरह का नजर आ रहा है। बालकृष्ण पांडे जी, चलिए दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। पूजा मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल अजय जी। पूजा जी, सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपसे सवाल यह है कि दरअसल आप समाजवादी पार्टी का रुख साफ कर दीजिए कि इसको लेकर क्या आपका कहना है, आपकी पार्टी का कहना है। देखिए अजय जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और पैनल में उपस्थित हुई वक्ताओं को मेरा नमस्कार। और समाजवादी पार्टी जो है वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन अगर कराने की जो सरकार की मंशा है, वो मंशा यह है कि जो है हम अपने तरीके से मोनोपोली चलाएं, जो हमेशा से उनकी मंशा रहती चली आई हुई है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो आपको ही पता है कि जो है 1951 जो आर्टिकल है, उसका जो एक्ट है, उसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक नहीं कई करने पड़ेंगे, तब जाकर के जो है आप वन नेशन वन इलेक्शन करा सकते हैं। और दूसरी बात में जो है 2018 की भारत विधि आयोग के जो जस्टिस बी चौहान ने लीड किया था, उनके नेतृत्व में ये उन्होंने रिपोर्ट दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए अभी जो है देश जरूरत नहीं है देश को, क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाता है तो जो स्टेट पार्टीज है, या फिर जो स्टेट के जो उनके जो मुद्दे हैं, जो उनकी ऑटोनोमी है, उनके जो राइट्स है, लेजिस्लेचर है, वो जो है कहीं ना कहीं हनन होंगे। इसलिए जो है वन नेशन वन इलेक्शन सही नहीं है। और वहीं पे जो IDFC इंस्टीट्यूट ने 2015 में अपनी रिपोर्ट दी थी, डाटा कलेक्शन करके, स्टडीज करके, उन्होंने ये कहा था कि वो रिपोर्ट ये कहती है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि 77% की जो सेंटर की सरकार है, वही सरकार जो है स्टेट में ही बने। और अभी जो वर्तमान का जो सिस्टम चलता चला आ रहा है, जैसे आपको पता है कि अभी हरियाणा में चुनाव है, कश्मीर में आज वोटिंग थी, जम्मू कश्मीर में, और महाराष्ट्र का चुनाव है। तो ये जो केंद्र में सरकार होती है, उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि उनको चुनाव में जाना है, जनहित में जवाब देना पड़ेगा। अगर ये नहीं प्रेशर रहेगा इनके ऊपर में, तो फिर तो ये आवारा हो जाएंगे। इनकी जो इच्छा रहेगी, जैसे इच्छा, इनको पता है कि 5 साल तक मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, अब हमें कोई जवाब देना नहीं है, इससे जवाब देने के लिए जाना भी नहीं है हमें, और ये अपने तरीके से करते चले आएंगे। अगर इनको, हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन करने की भाजपा की मंशा रहती है, तो इनको दिखाना भी चाहिए था, जिस तरीके से चरणों में डिवाइड कर करके इतने लंबे तक चुनाव जीता 2024 का। अभी वर्तमान में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन नहीं करा रहे, दिल्ली की सरकार, आप पार्टी कह रही है कि भाई आप दिल्ली में चुनाव करा दीजिए, नहीं करा रहे हैं, लेकिन इनको वन नेशन वन इलेक्शन कराना, इनकी मंशा में एक खोट है। इनकी मंशा ही ऐसी नहीं है कि देश हित में कार्य हो या देश हित में कुछ करे। ये जो भी करने का प्रयास करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हित में करने का प्रयास करते हैं। पूजा मिश्रा जी, ये तो थी राजनीतिक पार्टियों की बात। अब राजनीतिक पार्टियों के अलावा जनता का इससे नुकसान क्या है, ये भी बताइए। देखिए अजय जी, मैंने शुरू में ही बोला कि अगर जो है, अब मैंने क्या कहा कि सरकार को जवाब देना पड़ता है। अभी उनको हरियाणा में चुनाव लड़ना है, उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर उनको महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना है, उनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2024 को चुनाव हो गया फिर आराम से बैठ जाएंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर यही जवाब ना देना पड़े, जवाबदेही ना रहे, जिस तरीके से 2024 में इनकी भाजपा की जो गवर्नमेंट बनी है, एनडीए की जो गवर्नमेंट बनी है, वो कई सारे लेकर के आती है, वक्फ बोर्ड लेकर के, एक बार चुनाव होगा तब नहीं देना पड़ेगा क्या मैम? लेकर के वापस भेजना पड़ेगा। वो इसलिए भेजना पड़ रहा है क्योंकि अभी उनको जवाब देना पड़ रहा है, विपक्ष स्ट्रॉन्ग है। अगर यही आप उठा करके देख लीजिए, अगर कोई वादा पार्टी करती है और उसे नहीं पूरा कर पाती मैम, चुनाव तो फिर होंगे ना, जनता जवाब दे देगी उसको। देखिए जब अगर आप अपने मशीनरी, सरकार आपकी है, अब भाजपा ने कितनी मशीनरी का इस्तेमाल किया आपने, आपको नहीं पता? ईडी, सीबीआई, सारी मशीनरी को भाजपा इस्तेमाल करते चली आई है।
और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज का इस्तेमाल करेगी। अगर अभी सरकार इनकी है और अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या? इनके तो इतिहास यही हो रखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज का ये इस्तेमाल करते हैं, फिर तो मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए मोनोपोली लाते चले जाएंगे, डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ जाएंगे। इनकी मंशा ही डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ना है, इनकी मंशा ही है कि विपक्ष नहीं होना चाहिए और ये कह रहे देश हित में कार्य कर रही है, सिर्फ अपने मतलब समाजवादी पार्टी के हिसाब से कभी भी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं, ये नहीं है अजितेश जी, ये कंक्लूजन कैसे निकाल रहे हैं? वर्तमान तो में जो स्थिति है, जो देश है, उसमें देश को आवश्यकता नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन की। आप बताइए अजितेश जी, अगर किसी स्टेट का लेजिस्लेचर अगर डिसॉल्व हो जाता है, हाँ। तो क्या पूरे देश में चुनाव होने लग जाएगा कि हाँ। पूरे देश में चुनाव होगा, सारे स्टेट में चुनाव होगा, सेंटर में चुनाव होगा? नहीं, जब देश का क्या चुनाव ऐसे होगा करने तभी लग जाएंगे उसके आप? साथ होगा ना मैम। अब ये तो फिर क्या वहां पे क्योंकि- क्या चलेगा? फिर वहां पे राष्ट्रपति शासन चलेगा? अगर कहीं किसी हाँ। स्टेट का लेजिस्लेटर डिसॉल्व हो जाता है तो क्या करेंगे? हाँ, हाँ, अगर हम कह रहे कि वन नेशन वन इलेक्शन करने जा रहे हैं तो हम मान लीजिए अभी वन नेशन वन इलेक्शन किया, उसके बाद में 2 साल बाद में किसी स्टेट का जो भी वहाँ पे लेजिस्लेटिव है वो डिसॉल्व हो गया, हाँ। तो अब क्या करेंगे? पूरे देश हाँ। में फिर चुनाव कराएंगे, खैर। स्टेट में फिर चुनाव कराएंगे कि वहाँ ठीक पे है। राष्ट्रपति शासन लाएंगे? वहाँ ठीक है। क्या करेंगे आप? आपके सवालों का जवाब हम लेंगे, बालकृष्ण पांडे जी से भी लेंगे, और चूंकि तनुज दीक्षित भी बैठे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे भी हम लेंगे। उससे पहले रफत फातिमा जी आपके पास आना चाहता हूं। रफत जी, कांग्रेस का भी जो रुख है वो कुछ इसी तरह का है, आपसे वजह जानना चाहता हूं, कांग्रेस इसका क्यों विरोध कर रही है, जबकि 1952 का चुनाव, उसके बाद 3 चुनाव कम से कम इसी तरह से हुए, वन नेशन वन इलेक्शन में एक साथ चुनाव हुए, फिर कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है जब 52, 57, 62, 67 के चुनाव इसी में हुए? देखिए अजीत जी, जैसे कि बीजेपी की मंशा पे पहले हम अपनी बात रखेंगे कि इनकी मंशा क्या होती है। ये चुनाव के वक्त इस तरीके से झुंझुने सबको पकड़ाया करती है, क्योंकि इनकी मंशा को नियत में और इच्छा शक्ति में जरा भी सक्षम नहीं है। हाँ। ना ही ये कोई अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। जिस तरीके से आपने देखा, इससे पहले भी बैकफुट पे किस तरीके से आए, लैटरल एंट्री पे आपने देखा होगा, महिला आरक्षण भी कैबिनेट में पास हो गया था, आपने देखा होगा ब्रॉडकास्ट बिल भी हुआ था। लेकिन जिस तरीके से आप बैकफुट पे आ रही है, अपने ही फैसलों से जिस तरीके से पीछे हट रहा है, ये भी देश देख रहा है। और वन नेशन वन इलेक्शन की जहां तक बात है, बहुत सारी जगह इन्होंने पूर्ण बहुमत नहीं पाया। आप वहां बिहार में देख लीजिए, आप जो है महाराष्ट्र में देख लीजिए। और भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ जो चुने हुए हमारा जनता जो चुनती है अपने शासक को, इस तरीके से यहाँ चुनाव नहीं होता क्या तानाशाही भरा रवैया अपना के आप कोई भी फैसला लागू कर देंगे। यहाँ पे चुन के आए हुए प्रतिनिधि होते हैं, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ आप नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है पूरी तरीके से। कहीं भी आपके पूर्ण बहुमत नहीं लाए, मान लीजिए आपकी सरकार जो है वहीं से समर्थन वापस ले लिया, तो क्या जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा? वहां पे आप चुनाव नहीं कराएंगे? सबसे पहला सवाल ये मैं आप ही से पूछ रही हूँ कि आप बताइए कि यहाँ पे चुनाव नहीं होना चाहिए। ये जनता की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं है। जब वोट के जरिए वो अपना शासक चुन रही है तो वहां पे उसके साथ ये अन्याय होगा। हाँ। और जिस तरीके से संविधान में अमेंडमेंट की बात है, तो क्या संविधान में कानून में बदलाव करेंगे? ये संविधान विरोधी भी है, पहली बात। और दूसरी बात ये किस तरीके से इन्होंने जो है, जिस तरीके से अभी आप हरियाणा और ये कश्मीर का चुनाव देख रहे हैं, पूरी तरीके से सफाया हो रहा है इनका यहाँ इन स्टेट में। तो ये इधर उधर भटकाने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए इस तरीके से ऐसे लाते रहते वक्त बेवक्त ये ऐसे शुरू से। तो इन सब चीजों से कोई जनता भटकने वाली नहीं है, वो अपने मुद्दों पर टिकी रहेगी। आज मसला रोजगार का है, आज मसला महंगाई का है, आज जो शिक्षा की बात होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, यहाँ पे हालात क्या से उसके बदतर हो रहे महिलाओं के, तो आप इस पर बात नहीं करेंगे। आप बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन, आप बताएंगे लेटरल एंट्री, कभी आप जो है वक्फ बोर्ड की बात करेंगे, कभी आप बात करेंगे कि जो है ये ब्रॉडकास्ट बिल। आप जनता की आवाज को दबाने के हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। आप कैसे लाएंगे? आपने कैबिनेट में पास किया, अभी पार्लियामेंट में नहीं पास हुआ, वहां पे आपका पास नंबर कम हो जाएंगे। तो ये इस तरीके की चीजें ला के फिर यू टर्न लेते हैं। तो ये इनका खेल है जो चलता रहता है, ये इस गेम में कभी पास नहीं होते। ठीक है, ओके। बालकृष्ण पांडे जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है। आपके दोनों विरोधी पार्टियां और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आपने सुना, उनके कुछ सवाल हैं। वो सवाल ये है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ उनके मन में सवाल जो है वो सबसे बड़ा ये उठता है कि चलिए ठीक है, कमेटी में ही सिफारिश तो की गई कि अब विधानसभा चुनाव जहां जहां होने वो 2029 में कराए जाएं, ठीक है, वो 2029 तक समय उनका बढ़ा दिया जाए, ठीक है। उनका सवाल इससे एक कदम आगे है, आपने 2029 में विधानसभा चुनाव कराया, हम भाषा में समझते हैं जैसा कि वो बता रहे थे।
आपने 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराया। जिन राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आ पाई, त्रिशंकु विधानसभा हो गई, या फिर दो पार्टियां दोनों पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई, वहां पर क्या करेंगे? या बीच में विधानसभा डिसॉल्व हो जाती तो क्या करेंगे? कैसे होगा? देखिए, मैं इतना ही कह दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत को विकसित बनाने के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत ही आवश्यक है। और उस संदर्भ में माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उनकी सिफारिशें आई और उसमें भारत की जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट ने उस पर अपना मत स्पष्ट किया और उसको एक तरीके से पास किया। अब आने वाले जो सदन होगा उसमें ये विषय रखा जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन का, सदन के सम्मुख, दोनों राज्यसभा और लोकसभा के सम्मुख। दूसरा विषय यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का दर्द जायज है। वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात आती है तो इन परिवारवादी पार्टियों का, इन तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का, इस देश में भ्रष्टाचार करने वाले जो दल हैं, इनका दर्द बहुत ही स्वाभाविक है। हर अच्छे काम में विरोध करना सदैव से ही इनकी प्रवृत्ति और मानसिकता रही है। तो ये जो आज विरोध हो रहा है, ये उसी का द्योतक है। दूसरी बात यह है कि अभी इन्होंने कहा इस पे बात नहीं होगी, उस पे बात नहीं होगी, उस पे बात नहीं होगी। 60 सालों तक तो इन्होंने सिर्फ परिवार की बात की, किसी ने सैफई खानदान पे बात की, किसी ने गांधी खानदान पे बात की। तब इनको युवा नहीं दिखता था, तब इनको गरीब नहीं दिखता था, तब इनको बेरोजगार नहीं दिखता था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चूंकि गरीबी, बेरोजगारी आदि का विषय उठाते हैं, विषय वन नेशन वन इलेक्शन का था, लेकिन उसको जवाब देना आवश्यक है। हमने 4 करोड़ से ज्यादा मकान अंत्योदय योजना के तहत अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को बेसिक सुविधा उपलब्ध, 4 करोड़ से ज्यादा मकान पांडे जी, बिजली का कनेक्शन दिया, उज्ज्वला योजना का, 60 सालों की करते हैं, आलाप न करिए, सुनिए पहले, आलाप न करिए बीच में, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति नहीं है इस प्रकार के बोलने की, तो मेरी बात सुन लीजिए। अरे सर, मैंने किसी के बीच में इंटरफियर नहीं किया है। नहीं, डांट क्यों रहे? मैं सवाल कर रहा हूँ ना सर, बीच में इतना तो हक कम से कम दे दीजिए प्रभु, कि बीच में कुछ बोल सकता हूँ। अगर एंकर बोल रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर, और कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में। पूजा जी बैठी हैं, रफत जी बैठी हैं, आपके बीच में सर कोई नहीं बोलेगा। मेरे पूजा जी तो नहीं बोलती हैं। हाँ, नहीं, रफत जी भी नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, अपनी बात पूरी करें आप। हाँ, पूछ लीजिए, सवाल पूछ लीजिए। मैं सर ये कह रहा था कि जब एक्चुअली आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, मैं बस बीच में ये चीज जोड़ना चाह रहा था। जब 60 सालों की बात करते हैं ना सर, तो उन 60 सालों के अंदर जनता पार्टी की भी सरकार रहती है, अटल जी का एक कार्यकाल भी रहता है सर, और चूंकि 60 साल में ही तो सारा विकास देश का तो 15 सालों में नहीं हुआ ना सर। मोदी जी भी कहते हैं इस बात को कि उपलब्धियां सबकी हैं, हर एक प्रधानमंत्री की है ना सर। बोलिए सर। नहीं, बिल्कुल उपलब्धियां रही हैं। 28 इनको दे देने की उपलब्धि रही है, जम्मू कश्मीर के आधे पार्ट को दे देने की उपलब्धि रही है, जम्मू कश्मीर के प्रकरणों को यूएनओ में ले जाने की उपलब्धि रही है। इस देश में 88 से ज्यादा संविधान संशोधन करके अपने तुष्टीकरण के लिए, अपने स्वार्थ, परिवार की स्वार्थपूर्ण राजनीति के लिए, तो तुष्टीकरण करने के लिए, अपनी परिवार की राजनीति को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की चीजें, बहुत सारे विकास काम हुए हैं। और दूसरी बात कि भारत स्वयं में भी, भारत की जो स्थिति थी, ऐसा नहीं है कि वो आजादी के पहले बड़ा खराब स्थिति में था। हाँ। भारत के गांव कभी भी, इस देश के गांव कभी गुलाम नहीं हुए, इसलिए भारत की संस्कृति आज भी आप देखते हैं कि हम यथावत बने रहे। तो जो गुलामी का विषय है वो इन लोगों के स्तर पे रहा, लेकिन कहीं ना कहीं भारत मजबूत था, और मजबूती के कारण यहाँ का जो आमजन है, यहाँ का जो नागरिक है, यहाँ का जो प्रबुद्ध वर्ग था, उसने देश को बढ़ाने का काम किया। उसमें कांग्रेस के योगदान का विषय नहीं आता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब 60%, 70% से ज्यादा की आबादी गरीबी रेखा के नीचे होती है, तो उसको उससे ऊपर उठाने का काम, उनको बेसिक सुविधाएं, मकान, स्वास्थ्य सुविधा, मकान और स्वास्थ्य की सुविधा देने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया। आप अजितेश जी, अगर आपको स्मरण हो, जब अटल जी की सरकार से पहले आपको सिंगल रोड इस देश भर में दिखती थी। मैंने भी बहुत सारी यात्राएं की हैं, छोटा था मैं, लेकिन यात्राएं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से अटल जी ने जो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का जो खाका खींचा, या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का जो मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, उससे पहले देखने का अवसर नहीं मिला। तो गांधी खानदान ने इस देश को अपने बाप की बकौती समझ रखा था। उससे निजात देने का काम, चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो, चाहे उसके बाद मोदी जी की तीसरी बार की सरकार रही हो, हम लोगों ने इस काम को किया और देश के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को विकास की धारा में लाने का काम किया। वन नेशन वन इलेक्शन हमारी उसी प्रारूप का, हमारी उसी योजना का एक अंग है। हम चुनाव में 2019 का चुनाव आता है,
60,000 करोड़ से ज्यादा रुपए हमारे खर्च होते हैं। हर बार चुनाव में रहते हैं, ये जातिवादी मुद्दा उठाते हैं, तुष्टीकरण का मुद्दा उठाते हैं, फटाफट करते हैं। तो इन सब से निजात के लिए एक ही बार में सारे मुद्दे उठा लो और ये देश एक ही बार चुनाव को ग्रहण करेगा। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है, आ रहा हूं सर मैं आपके पास। एक कदम आगे बढ़ाएंगे चर्चा को, उससे पहले तरुण दीक्षित जी के पास चलेंगे। तरुण जी, अब चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और विरोधी पार्टी जो है बीजेपी की, वो इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल ये विषय भी इनके लिए राजनीतिक है और इसीलिए इसको लेकर आ रहे हैं, जनता से झूठ बोल रहे हैं। आपने पूजा जी को सुना, रफत फातिमा को सुना, उन्होंने अपने अपने विरोध दर्ज कराए जिसमें कुछ वाजिब सवाल हैं। तनुज जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई में एक राजनीतिक विषय और वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए कितना जरूरी है? और जो सवाल पूजा जी और रफत जी ने उठाए उनके भी जवाब देने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहले जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रेषित ये कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी में कुल 8 सदस्य थे, तो सभी को जानकारी होना चाहिए कि उसके अंदर अधीर रंजन चौधरी जी जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता और कांग्रेस से ही संबंधित 2 और नेता और साथ ही साथ विपक्ष दल के नेताओं को भी उस कमेटी में रखा गया था। मतलब ये रिपोर्ट जो बनी है, ये टोटल 18,626 पन्नों की रिपोर्ट है, जो कि 7 देशों के ऊपर रिसर्च करके, जिसमें इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका जैसे राष्ट्रों के ऊपर रिसर्च करके इस रिपोर्ट को बनाया गया है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इसको एक पक्षीय रिपोर्ट ना माने, इसमें सभी के साथ ही साथ जब रिपोर्ट के लिए शुरुआत की गई थी, कमेटी गठित करी गई थी, तब देश की 62 लीडिंग पार्टीज को इंफॉर्मेशन दी गई थी, जिसमें से 32 पार्टीज ने स्वीकृति दी थी कि हाँ वो इस तरीके के वन नेशन वन इलेक्शन वाले प्रपोजल में इंटरेस्टेड है। वहीं 15 पार्टीज ने देश की इसे डिनाई किया था और 15 पार्टीज ने इसमें कोई जवाब नहीं दिया था। यानी आउट ऑफ 62 47 पार्टीज ने इसमें रिप्लाई दिया था। और ये जब कमेटी बनाई गई, इसकी रिपोर्ट जब आई, उसके बाद आज जो है इसका बिल कैबिनेट में इसका जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करा है, अब इसका एक बिल के रूप में ये अभी जब हमारे यहाँ शीतकालीन सत्र होगा लोकसभा में, उस समय 2/3 बहुमत इसमें आवश्यक रहेगा और वो बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। और तब वहां पर अभी जो लोकसभा के सदस्य हैं, उसमें से लगभग 360 सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य होगी। और हो सकता है इस दौरान इसके अंतर जो है लॉ कमीशन से भी कोई रिपोर्ट मांगी जाए, लॉ कमीशन भी अपनी रिपोर्ट इस रिपोर्ट के ऊपर दे, ऐसा भी संभव है। और एक और चीज जो बहुत जरूरी है जानने की, कि इस देश के अंदर जब भी चुनाव की बात आती है, तो हमेशा देखिए हम लोग हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव देखते हैं। 2025 में भी 7 राज्यों में और 2026 में भी 11 राज्यों में चुनाव होना है। ऐसे में जो सभी का कार्यकाल है 2029 तक, इसमें देखिए सभी राज्यों का जब वन नेशन वन इलेक्शन वाला मुद्दा आएगा, तो जितने भी राज्य हैं उनके चुनाव एक साथ होंगे। राष्ट्र लोकसभा के चुनाव होंगे, फिर विधानसभा के भी साथ होंगे। और वहीं 100 दिनों के अंतराल में इस रिपोर्ट में ऐसा भी प्रस्ताव है कि जो नगर निकाय है, नगर निगम नगर निकाय के चुनाव होते हैं, वो भी 100 दिनों के अंतर्गत कराए जाए। यानी जो बार बार राजनीतिक देश में चुनाव को लेकर के मुद्दे होते हैं, वो सब एक साथ एक ही जगह पर हो, ऐसा इसमें प्रस्ताव है। तो अभी बहुत सारे विषय हैं इसके अंदर, जिसके ऊपर अभी जब बिल पारित होने के लिए आएगा लोकसभा में, तब भी देखना होगा कि क्या 362 का जो आंकड़ा है वो एनडीए सरकार लोकसभा के अंदर और वही लगभग 163 के आसपास राज्यसभा के अंदर जो आवश्यक इसके लिए अग्रिम रूप से लगेंगे सदस्य हामी भरने के लिए, क्या वो अवेल होंगे। और ये बिल के रूप में आता है, तो इसमें बहुत जल्दी एक और चीज हम देखेंगे कि जितने भी चुनाव, जैसे आज हमारे कश्मीर में चुनाव कंप्लीट हो गए, 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होंगे, तो झारखंड है, महाराष्ट्र है, अगले साल भी जो चुनाव होंगे या 2026 में भी जो 11 राज्यों में चुनाव होंगे, तो इसी का कार्यकाल बढ़ाकर के 29 तक करना होगा। वही कुछ राज्यों के चुनाव जो 2026 तक भी हो रहे हैं, तो 27 उत्तर प्रदेश के भी होंगे। ऐसे में कुछ राज्यों का कार्यकाल घटाने को भी होगा। तो इसमें दोनों व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। कुछ राज्यों को ज्यादा लिबर्टी मिलेगी लंबे समय तक सरकार चलाने के लिए, अगर 29 तक का पारित होता है तो, और कुछ राज्यों का जो समय है, अवधि है विधानसभा की, उसे कम करना होगा। जी
ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं तरुण जी। बालकृष्ण पांडे जी, चूंकि जिस बात का जिक्र पूजा जी कर रहे थे वो उसका एक मतलब ये भी था, क्योंकि आज की चर्चा जब हम लोग करने बैठे हैं तो कुछ समझने और नया सीखने के लिए बैठे हैं, तो उनका जो सवाल था उसका एक मतलब ये भी था कि दरअसल देखिए समाजवादी पार्टी 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी कर रही है। पूजा जी मैं सही हूं तो हाँ करिएगा, और मैं गलत हूं तो टोक दीजिएगा बीच में। 2027 के चुनाव की तैयारी कर रही है पांडे जी। अब उसका उत्तर प्रदेश की सरकार का कार्यकाल आप ले जाएंगे 2029 तक, ठीक है ना सर? जैसा कि कहा जा रहा है जिन राज्यों में भी चुनाव होने उनका जो कार्यकाल है वो 29 तक बढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए मुश्किल तो होगा ही ना अपने आप ही। ये जो तैयारी 27 के लिए करनी पड़ रही है, तैयारी 29 के लिए डायरेक्ट चली जाएगी, और इधर जो सरकार है उसको सीधे सीधे 2029 तक का और समय मिल जाएगा। और ऐसे जो स्टेट हैं जहां पर आपकी सरकार है, जाहिर सी बात है उनका आंकड़ा भी ज्यादा है, इसलिए विरोध है। अजितेश जी, जो जब बिल संसद में पेश होगा, अभी तो सिफारिश आई है, उसको कैबिनेट में मंजूरी दी, अभी तो जब बिल के रूप में संविधान सदन में प्रस्तुत किया जाएगा तो उस पे चर्चा होगी, एक विषय। दूसरा मैं एक बात कह दूं कि ये बात जो कह रहे हैं कि 2027 में चुनाव है, ये चुनाव तो मुझे लगता है हर राज्य में कहीं भाजपा की स्थिति ऐसी हो सकती है जहां भाजपा विपक्ष में होगी, जहां अन्य कोई विपक्ष में है उनके लिए भी ये स्थिति, मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है 2029 में चुनाव जाते हैं, तो ये मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सिर्फ किसी एक दल के फायदे की बात हो सकती है या नुकसान की बात हो सकती है। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि कुछ खानदानी दल जो है, जो खानदान से ही जिनके खानदान इस सरकार की या सत्ता के केंद्र में होते हैं, निश्चित रूप से वो खानदान बेरोजगार है बहुत लंबे समय से, तो उनको बेरोजगारी अब खल रही है, और चूंकि वो कैडर बेस्ड दल नहीं है, परिवार के आधार पे चलने वाले दल हैं, तो उनकी बेरोजगारी लंबे समय से बढ़ी हुई है। तो बेरोजगारी उनकी इसलिए है कि भ्रष्टाचार का अवसर नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी उनकी इसलिए है कि प्रदेश को लूटने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो उसको दूर करने के लिए जल्दी वो फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और लड़ के जल्दी हार के अगर चले जाए तो फिर 5 साल के लिए संतोष कर लेंगे। लेकिन अब 2 साल ही मान लीजिए बचे हो, 2.5 साल बचे हो, और 2 साल और बढ़ जाए तो उनको थोड़ा दर्द होना स्वाभाविक है, और उस दर्द का लेकिन भारत के विकास से, भारत की सोच से, या भारत के राष्ट्रवाद से, या विकसित भारत से, उससे कोई मतलब नहीं होता है। इनकी अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक दर्द है, उसको मुझे लगता है इनको व्यक्त करते रहना चाहिए, जनता समझती है। ठीक है पूजा जी, अब आप कुछ कहना चाह रही है, अपनी बात पूरी करें, फिर रफत जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए अजितेश जी, जो है भाजपा का कुटुंब बड़ा है, काफी खानदान इनका लंबा चला आ रहा, पुस्तक से चलते चले आ रहे हैं, इसीलिए इनके यहाँ पे जो है अलग अलग राज्य बटे हुए हैं कि इनके बेटे को यहाँ पे रखेंगे, उनके बेटे को वहां से विधायक चढ़ाएंगे, उनके बेटे को वहां सांसद चढ़ाएंगे। मैं परिवारवाद में नहीं जाऊंगी। मेरा मानना होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट देता है चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ते हैं, जब जनता सेलेक्ट करती है तब जाकर के सदन में बैठते हैं। बीसीसीआई का अध्यक्ष और एशियन क्रिकेट का सचिव, और 16,000 गुना संपत्ति की वृद्धि जो है वह समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता के यहाँ पे नहीं हुई है, ना ही वो किसी को बना दिए गए हैं। ये जो है गृह मंत्री के बेटे के साथ ही हो सकता है, और नगर और कितने नामों में उसमें नहीं जाते हुए अभी जो है कुछ चीजें इन्होंने कही। अभी बात चल रही थी लॉ कमीशन की, तो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी हुई है। 2018 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये फिजिबल नहीं है कि आप जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएं। उसके कई कारण भी, पहले तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, उसके बाद में आपको पीपल एक्ट 1951 का अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 1951 का अमेंडमेंट करना पड़ेगा, आपको आर्टिकल 83 जो कि टेन्योर ऑफ आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, आर्टिकल 172 जो कि प्रेसिडेंशियल रूल्स जो कि टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव होती है, और आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंशियल रूल होते हैं, आर्टिकल 365 जो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गई, ये सारी चीजों बदलाव करना पड़ेगा। उसके अलावा भी 1951 सेक्शन 14, 15 एंड 31 जो 31 बाई इलेक्शन होते हैं, उनमें भी आपको बदलाव करना पड़ेगा। ये जो है अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके लिए आपको सारी चीजें बदलाव करनी पड़ेंगी, पहली बात। और दूसरी बात जो है, अभी इन्होंने कहा कि जो है गरीबी की बात पता नहीं कैसे कर ले जाते हैं। इन्होंने बहुआयामी जो मापदंड ला करके, नीति आयोग से बहुआयामी मापदंड ला करके 25 करोड़ लोगों को बाहर किया, उनका पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ाया। और हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि जनता ने हमें मैंडेट दिया हुआ है आपसे रोजगार के लिए सवाल पूछने का। हम सब भी जनता के बीच में थे,
जब उनके लिए रोजगार का सवाल पहले पूछा करते थे, आज भी पूछते हैं। जब हम सरकार में थे तुमको रोजगार देने का कार्य करते थे, ये अगर कुछ कमी आ रही होंगी तभी हटाया। अभी आपको वोट नहीं करना चाह रही है, उसमें अपनी कमी होगी। अभी इन्होंने इससे पहले कहा कि जो है कांग्रेस, तो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने जो है इमरजेंसी लगाई थी, उस वक्त जो है श्रद्धेय नेताजी जेल भी गए थे, कांग्रेस के अगेंस्ट में थे, और जो उसके लिए कांग्रेस ने माफी भी मांगी, देश से कई बार माफी मांगी। और जब 45वां अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये तो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जो है चीजें बदल दी गई और इमरजेंसी लगाई गई। ये नहीं बताते हैं कि जब उसके बाद में जनता दल की सरकार थी और जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना था तो राज्यसभा में जो है जनता दल को बहुमत नहीं थी। 85वां जब अमेंडमेंट होना था तब कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया था, तब जाकर के जो है वो अमेंडमेंट जो रिवर्स बैक किया गया था। जो अमेंडमेंट हुए थे इमरजेंसी के पहले वो सारे रिवर्स बैक किए गए थे, 2 को छोड़ करके वो सारे रिवर्स बैक किए गए तो कांग्रेस के समर्थन से। ये नहीं बताते हैं कि कोई एक पार्टी गलती करती है, उससे माफी मांगती है, उसके बाद में गलती को सुधारने के लिए फिर को समर्थन भी करती है वर्तमान सरकार का और बहुमत देती है। पहली बात है। दूसरी बात इन्होंने बोला कि जो है जो क्षेत्रीय पार्टियां है या फिर उनका अपना मंशा है, आपकी मंशा है। आपने सदन में खड़े होकर के इलेक्टोरल बोर्ड जैसे जो है लोग पास किया था, उसके बाद में जो है आई डिडंट इंटरप्ट यू, विद ड्यू रिस्पेक्ट माय टाइम द वे आई रिस्पेक्टेड योर्स। तो जो इनके सदन में खड़े होकर के सदन में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास कर ले जाते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, इतने करोड़ों की इनको जो है फंडिंग मिलती है। ये सरकारी मशीनरी का मिसयूज करते हैं, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि आप मत बने रही पिंजड़े का तोता, बाहर निकलिए, उड़िए, अपने शक्तियों को जानिए। हनुमान जी हो रखे हैं, जो है सीबीआई वगैरह की ताकत बहुत है लेकिन कोई ज्ञान ही नहीं है कि ये उनकी ताकत है। अब उनको ज्ञान दिलाने हमको सुप्रीम कोर्ट जो याद दिलाने की कोशिश कर रही है, तो देखिए ये इनकी मनसा पे ही तो शंका है। इन्होंने देश हित के लिए कहाँ कार्य किया? देश हित में कार्य कर रहे होते तो डंका बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही होती, सब समर्थन कर रहे होते। जब देश हित में जनता दल में कार्य कर रहे थे और रिवर्स बैक हो रहे थे तो विपक्ष ने समर्थन दिया था ना कि हाँ ठीक है अमेंडमेंट करिए, राज्यसभा में दे रहे हैं आपको समर्थन, आपके पास बहुमत नहीं है। आप कार्य नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी सरकार रहे, आपकी मोनोपोली चले। मेरा फिर से वही प्रश्न है कि मान लीजिए जो है सेंटर में डिसोल्यूशन हो गया, हमारे यहाँ पे भी जो है अब 28 स्टेट है और आई थिंक 8 या 9 यूनिट टेरिटरीज है। तो अगर सेंटर में डिसोल्यूशन हो गया तो क्या पूरे स्टेट का डिसोल्यूशन हो जाएगा? क्या करेंगे आप? अगर सेंटर में किसी कारण डिसोल्यूशन होता तो क्या पूरे कंट्री के जितने भी स्टेट है सब पे डिसोल्यूशन करके आप फिर से चुनाव कराएंगे? हाँ। मुझे लगता है कि अभी जो है बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे वर्क करने की जरूरत है। ये उसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। हरियाणा में सरकार नहीं बन रही है, करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार नहीं बन रही है, अच्छी सी डाल दीजिएगी ना, तो इनकी हरियाणा में सरकार बन रही है, अभी चुनाव हो रहे हैं, ना ही जम्मू एंड कश्मीर चुनाव सरकार बन रही है इनकी। ये बिल्कुल क्लियर विजिबल है इनको भी और जनता को भी, और जनता ही मैंडेट दे रही है। और यही परेशानी है कि आप बदलना चाह रहे हैं, बार बार की चीजें अलग हो जाए, चीजें हमारे अकॉर्डिंग चले जाए। रफत जी से एक बार जवाब ले लेते हैं, रफत जी के पास चलते हैं। रफत जी, मुझे पता है कि अभी इसमें चूंकि अभी रिपोर्ट सबमिट हुई है, वो प्रस्ताव मंजूर हो गया, लेकिन अभी कुल मिला के सब सारे पेजेस और क्या क्या इसमें है ये हम लोगों के सामने आना भी बाकी है। चर्चा जरूरी इसलिए थी क्योंकि देश में अगर कोई ऐसी नई चीज आ रही तो कम से कम पक्ष और विपक्ष का रुख जो है वो पता चले। रफत जी, एक और सवाल जो है वो बीजेपी लगातार उठा रही है, सोशल मीडिया पर भी इस सवाल को लगातार कर रही है कि कांग्रेस अगर विरोध कर रही है इस बिल का तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस के पास मौके थे जिस वक्त ये पूरी व्यवस्था पटरी से उतर गई, उसके बाद भी कई बार कांग्रेस की सरकार रही केंद्र के अंदर, लेकिन कांग्रेस ने दरअसल इसे जो है लागू नहीं किया। वो कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस ये चाहती थी कि जनता जो है वो पूरे 5 साल किसी ना किसी चुनाव में उलझी रहे और ध्यान भटकता रहे। ये बीजेपी आरोप लगा रही, इस पर अपना क्लियरिफिकेशन दीजिए कि हाँ ये सवाल उठ रहा है क्योंकि इतने चुनाव निकल गए, कांग्रेस ने इस बिल को लेकर कोई चर्चा नहीं चलाई, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में ये पटरी से उतरी थी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जनता की भावनाओं से कांग्रेस ने कभी खिलवाड़ नहीं करा। जिस तरीके से जनता जो बजट है हमेशा मुखर रही है और जनता के प्रोग्रेस और विकास के काम करे कांग्रेस ने, अपने मन मनसा के ला के कोई भी बिल नहीं पास करा है, ना ही जिस तरीके से तानाशाही बड़ा रवैया भाजपा अपना रही है वो कांग्रेस ने कभी करा है। उससे जनता के हित के लिए योजनाएं बन रही है।
आज जैसे कभी हमारे भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे ना खानदान खानदान, हम कहते हैं आप भी खानदान बढ़ाइए। क्यों सुषमा स्वराज पे आप नजर लगाएंगे, क्यों ब्रजभूषण सिद्धू पे नजर लगाए, क्यों आप लालजी टंडन के खानदान पे नजर लगाए, क्यों आप जो है कल्याण सिंह के खानदान पे नजर लगा रहे? अपने खानदान को बढ़ाइए, दूसरों के खानदान को बुरी नजर से मत देखिए, अपना परिवार बढ़ाइए। हर परिवार का इन्होंने कहा कि दूसरे परिवार को जो गलत सबसे नहीं देखा जाता है, तो थोड़ा सा इन सब चीजों से सब लोग ऐसी गलती नहीं करते हैं मेरे हिसाब से। बार बार परिवार और खानदान ये सब जो है, मेरे सवालों का जवाब नहीं था यहाँ पर। सवालों का जवाब तो आप तो इधर गोल गोल घूमते उसी सर्कल में फिर आ गए जहाँ पे खड़े थे। आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया कि आप यहाँ पूर्ण बहुमत है तो आप 2024 तक ही नहीं है, तो आप बताइए ना, अगर समर्थन वापस नहीं है तो आप क्या करेंगे? हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं, आपकी ड्राफ्टिंग जो आपने ड्राफ्ट बनाए वो सार्वजनिक करिए, हम देखना चाहते हैं आखिर क्या आपने अभी हमारे दीक्षित जी कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा ड्राफ्ट और इतने सारी रिपोर्ट जो बनाई गई है, तो हमें बताया ना इसमें क्या वो करा गया है उस चीजों को लेकर। जो इतने पॉइंट्स रखे गए उसके सवाल के जवाब हमें दे दिया जाए। हम नहीं कह रहे हमने बहुत सारा हमें गिराने इस टॉपिक पर, हमें नहीं पता इसमें रिपोर्ट में क्या क्या है। अगर ड्राफ्ट सामने है तो उसमें क्या पॉइंट है इस चीजों को इम्प्लीमेंट करने का। कम से कम ड्राफ्ट सामने आए तो हम इस पर अच्छे से चर्चा कर पाएंगे। लेकिन हमें जो अभिलाष पर कोई नहीं है उसमें क्या ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या तय हुआ, किसने क्या क्या उसमें पॉइंट्स रखे गए, बस हमें इतना बताइए जहाँ पे दूर बहुमत सरकार नहीं है सरकार, वहाँ पे क्या संशोधन करा जाएगा, कैसे इलेक्शन कराया जाए। आप जनता की जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो ये कह रहे थे, थे तनुज जी इस बात को कह रहे थे, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस बात को कह रहे थे कि कांग्रेस के कई नेता जो है, विपक्ष के कई नेता जो है इस कमेटी के अंदर थे, तो अगर ये कमेटी की रिपोर्ट आई है तो जाहिर सी बात है उनकी रजामंदी पर ये आई होगी। आप तो खुद पूछना कह रहे हैं, यहाँ पे हम कोई बहस नहीं करने आ रहे कि यहाँ पे क्या होना है। जरूर जाहिर है बात है, उसको बिल लाए तो उसके बारे में आप चर्चा करिए, उसको सार्थक तरीके से बताइए। हमने कोई वहाँ पे एक वोट नहीं करा है, हमने सवाल करे। अभी 4 राज्य में आखिरी अकेले चुनाव हुए हैं, वो कैसे कराए गए, कैसे डेट बदली गई अपनी सुविधा अनुसार, तो ये अपनी मर्जी के हिसाब से तानाशाही अपना रहे और कोई बात नहीं है। इसके विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, आप कैसे कराएंगे, हम समझाएंगे ना, इतने बड़े मुल्क की जो है उसका सवाल है। हाँ ठीक है, ओके मैम, आ रहा हूं आपके पास। तनुज दीक्षित जी, अब चूंकि ये सवाल ये है कि इस पर जितना आज पूरे देश में हाई तौबा शुरू हो गया और शायद थोड़ा सा रुककर जो है वो हाय हुल्ला जो है होना था, क्योंकि अभी वाकई में जो सवाल पूजा जी के मन में है, जो सवाल रफत जी के मन में है, कुछ सवाल खुद पांडे जी के भी मन में है, जो चीज़ें भी क्लियर नहीं है, मेरे भी मन में है कि अभी कई सारी चीज़ें हैं जिनका साफ होना बाकी है। तनुज जी, कि वाकई में है क्या? देखिए, कैबिनेट ने आज जो है इसकी रिपोर्ट के आधार पर मंजूरी दी है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको वही समझा रहा हूँ, जो शीतकालीन सत्र जो नवंबर या दिसंबर में होगा लोकसभा में, उसमें ये बिल रखा जाएगा। देखिए, अभी इसका बिल ड्राफ्ट होगा, जब बिल आता है तब चर्चाएं शुरू होती है। और वही बात जो कह रही है रफा जी भी कह रही हैं, अन्य और जो साथी है पैनलिस्ट वो भी कह रहे हैं, तो उस समय में जो इनपुट है वो अपने अपने दलों के जो सांसद है वो लोकसभा में देंगे। जो लोगों को जो भी इनपुट इस पे देना बिल पे, और सहमति देना है नहीं देना, ये तो देखिए लोकसभा के सत्र के दौरान सांसदों के ऊपर निर्भर करता है, दलों के ऊपर निर्भर करता है कि कोई बिल आया है तो उससे सहमति उनकी कितनी बनती है। पहला एक सवाल आप सबके बीच में से जो निकल के आ रहा है कि अगर बीच में ही कोई विधानसभा या लोकसभा के उपचुनाव होते हैं, यानी कोई भंग हो जाती विधानसभा, ऐसी कंडीशन में जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला पॉइंट रहेगा उसका क्या होगा, तो उसका भी मैं बता दूं, एक मध्यांतरित चुनाव उसमें होंगे। मध्य में सपोज करिए 5 साल की विधानसभा चलनी थी, शासन चलना था राज्य सरकार का, और 4 साल में खत्म हो गया, 3 साल में खत्म हो गया, 3.5 साल में खत्म हो गया। ऐसी कंडीशन में वहां एक बाय इलेक्शन होंगे, बाय इलेक्शन होकर जो भी सरकार बनेगी, लेकिन जैसे ही उसका टेन्योर, मतलब जब डे ऑफ इलेक्शन था फर्स्ट इलेक्शन, उससे 5 साल पूरे होंगे। सपोज करिए 6 महीने बाद, 8 महीने बाद बचे और सरकार गिर जाती, ऐसी कंडीशन में फिर से इलेक्शन होकर के वो फिर साथ में ही होंगे। मतलब किसी भी कंडीशन में एक बार वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट होगा तो वो हमेशा ही वैसा रहेगा। फिर इस तरीके से बाय इलेक्शंस उसको इम्पैक्ट या इफेक्टेड नहीं कर पाएंगे। ये इस बिल के अंदर जो मेजर चीज है ये समझने की है। और वहीं अभी जो स्थितियां होंगी, देखिए अभी लोकसभा के बाद में 2/3 बहुमत जो है आपको राज्यसभा में भी चाहिए। और वही मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि जो दल सहमत है वो लगभग इस समय
32 दलों ने स्वीकृति दी है, पर 15 दल ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो उनकी क्या मंशाएं हैं, वो कितना समर्थन करेंगे या क्या चीजें होगी, ये तो जिस दिन बिल लोकसभा और मैं आएगा राज्यसभा तक अगर पहुंचा तो वहां अगर जाएगा तो ही ये मंशाएं और चीजें क्लियर होंगी और उसके बाद ही सारी जानकारियां पता पड़ पाएगी। जी हाँ, ठीक है। अब बालकृष्ण पांडे जी, अब चूंकि सरकार इस पर तो काफी खुश नजर आ रही कि हमने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी चुनौतियां आपके सामने कई हैं। चुनौतियां आपके सामने से सबसे बड़ी चुनौती संसद में ले जाकर इस पर सही तरह से चर्चा कर और फिर पास करवाने की है। ऐसे में एनडीए के सहयोगी दल हैं, हालांकि जो आपके प्रमुख सहयोगी दल हैं, चाहे वो जेडीयू की बात करें या फिर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की बात करें, इनकी तो अभी रजामंदी नजर आ रही है, लेकिन विरोधी खेमा भी चूंकि उतना ही भर ताकतवर है, उतना ही मजबूत है इस वक्त। कैसे उतना ही, ये शब्द मुझे नहीं समझ में आता। जिस कांग्रेस पार्टी को, भाजपा को जितनी सीटें इस बार प्राप्त हुई है, पिछले 3 चुनाव को जोड़ लीजिए तो भी कांग्रेस को उतनी नहीं प्राप्त होती है। मुझे लगता है कि कैसे मीडिया को ये समझ में नहीं आता है कि उतनी ही ताकतवर है। 99 के फेर में फंसी हुई कांग्रेस मुझे नहीं समझ में आता है कैसे आप कहते हैं ताकतवर है। 2-2, 3-3 चुनाव उत्तर प्रदेश में हार चुकी समाजवादी पार्टी, मैं नहीं समझता हूँ कि आप कैसे कह देते हैं कि ताकतवर है। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए और एक लोकतंत्र में हम एक दल होने के नाते हमारी भी मंशा लोकतंत्र को ठीक ढंग से, अच्छी ढंग से चलाने की रहती है, उसके नाते हम सम्मान करते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि जब उतने ही ताकतवर है तो मुझे उनकी ताकत नहीं समझ आ रही। जब देश ने रिजेक्ट कर दिया तो मीडिया कैसे एक्सेप्ट करती है। दूसरी बात कि मैं फिर आपसे कह दूं, इन लोगों ने जो 2-3 सवाल पैदा हुए हैं, आगे की व्यवस्था तो सदन में बिल की होगी, जो जरूरत पड़ेगी, जैसी जरूरत होगी। मुझे लगता है कि जो पार्टियों ने सहमति दी है, जो नहीं भी सहमति दी होगी, उनसे एक चर्चा होगी, बातचीत होगी, क्योंकि ये विषय देश का है। लेकिन मैं एक कह दूंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने बहुत बातें कही है, तो मैं इन 2 दलों के विषय में एक लाइन कहता हूं कि लोकतंत्र में सत्ता के प्रतीक ये दोनों दल हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं उस पर जब आंच आने लगती है तो इनको दर्द शुरू होता है और उस दर्द को निवारण के लिए ये लोकतंत्र का सहारा लेते हैं, बेरोजगारी का सहारा लेते हैं, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। फिर ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा उस प्रकार का उठाते हैं और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन भारतवर्ष की जनता इनके काले कारनामों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है, इनके भ्रष्टाचार के जो कारनामे है उससे वाकिफ है, इनकी दंगाई प्रवृत्ति से वाकिफ है, इनकी अपने परिवार को पोषित करने की जो प्रवृत्ति है उससे वाकिफ है। इसका फर्क नहीं पड़ता, हम इस बिल को पास कराएंगे और भारत में एक राष्ट्र एक ही इलेक्शन होगा, ऐसा हमारा संकल्प है, हमारी संकल्पना है। हमने पूर्व में भी जो वादे किए थे वो पूरा किए हैं, ये भी हमारी संकल्पना है, इसको हम पूरा करेंगे जनता के साथ। अब पांडे जी, मैं चूंकि इसलिए कह रहा था, मैं जवाब देता हूं, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं इसलिए कह रहा था कि वो भी उतना ही मजबूत है। देखिए, एक पार्टी जो एक समय पर 44 सीटें लेकर आती है, फिर वो 99 पर पहुंच जाती है, एक सीटें उत्तर प्रदेश में 5 सीटें लेकर आती है, उसके बाद उसका आंकड़ा उत्तर प्रदेश में आपके सामने, आपकी बगल वाली विंडो में पूजा मिश्रा जी बैठी हैं, ठीक है। एक बार सर आप सरकार बनाते हैं जहां 300 प्लस जो है वो सीटें लेकर आते हैं, एक बार सरकार होती है जहां पर 292 में एनडीए की सरकार होती है। इसके साथ ही साथ एक चीज और है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं इस बात को, वही कहते हैं विपक्ष जो है वो मजबूत होना चाहिए। तो मैं तो विपक्ष को मजबूत इसीलिए कह भी रहा हूं कि भाई वो मजबूत है और परमानेंट मजबूत है। सर एक देखिए, इस बार फर्क तो आया, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि पूरे अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो सीटें जो हैं वो काफी लेकर आए, टक्कर चुनाव में दी ना, इसलिए सर कह रहा था, और कोई कारण नहीं था, है ना। ठीक है पूजा जी, आप बोल रहे हैं कुछ पांडे जी क्या? मैं उतना ही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जो जनता का भाव है, जो जनता का मत है, उसका सम्मान होना ही चाहिए। लेकिन ये स्मरण रहे कि आजादी के बाद पहली बार, तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इससे विपक्ष को जो उन्होंने किया है 60 सालों में, जो नहीं किया है, उससे अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाना चाहिए। हाँ, चलिए पूजा जी की मुस्कुराहट कुछ कहना चाह रही, जल्दी से बोल दीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ। जी अजितेश जी, कोई राजा महाराजा तो है नहीं प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र है और हम यही कहते बाबा, लोकतंत्र प्रधानमंत्री है, राजा महाराजा नहीं है। इस चीज का एहसास उनको होना चाहिए और मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ता को भी होना चाहिए। इन्होंने कहा कि जब जो है हम परेशान होते हैं तो हम जो है लोकतंत्र का सहारा नहीं लेने जाते, बेरोजगारी का सहारा लेने लग जाते हैं।
तो अजितेश जी क्यों लोकतंत्र का तांडव करते हैं? ये क्यों चंडीगढ़ में लोकतंत्र को तार तार करते हैं? ये क्यों बेरोजगार करके छात्रों को सड़क पर उतार देते? मत उतारिए, मत लेने दीजिए सहारा। आप ऐसे ले तो सीटें तो आपको बैठा ना लेनी पड़ती। हम अगर जो जनहित की बातें करते हैं, अगर हम जनता के मुद्दे उठाते हैं, तो आपको लग रहा है कि हम सहारा ले रहे हैं। आपने ऐसा कर रखा हुआ है। अभी जिस तरीके से आपने वेटरनिटी वापस ली, वक्फ बोर्ड वापस लिया, और आपने अभी लगातार किसान के लिए जो आप लेकर के आए वो वापस लिया, आप लोग जो लेकर के आ रहे हैं आपको वापस लेना पड़ रहा है। तो आप निश्चित रहिए, जनता, आपने कहा ना कि काले कारनामों को जान के जनता ने आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला देख लिया, जनता ने आपका कोविशील्ड घोटाला देख लिया, जनता ने आपका ऑक्सीजन घोटाला देख लिया। इससे पहले इतना बड़ा घोटाला, इस तरीके का घोटाला कभी नहीं हुआ। तो जनता आपको जवाब दे रही है, और आप विपक्ष को तो आप तो चाहते ही हैं। आप मतलब ये तो ना परिकल्पना कर रहे हैं कि विपक्ष नहीं एग्जिस्ट करता, और उसी का ये जो है प्रमाण है कि कह रहे कहाँ से विपक्ष मजबूत है। लेकिन पूजा जी, हर बिल अब वापस लिया जाए ये भी तो ठीक नहीं है ना। है। हर बिल का अगर विरोध हो सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार लेकर आ रही है, तो ये भी गलत है ना पूजा जी। नहीं, हाँ, इसलिए नहीं विरोध है इस चीज का। ये लेकर के आए ना, ये बिल लेकर के आए जिसमें अभी इन्होंने नया नारी बंधन लेकर के आए थे। हम तो बहुत स्वागत करते हैं इनका, हम लोग तो कर ही रहे थे, लेकिन लागू कर दिए होते। अब कह रहे नहीं सेंसस होगा तब क्या करें, नौबत तेल होगा, क्या करें राधा नाचेगी। देख ही रहे हैं, इनकी मंशा में तो खोट है। इनकी मंशा कहाँ है? इनके पास जब जो है पूर्ण बहुमत रहता है तो अपने हित की चीजें पास कर रहे होते, तब पहले तो बहुत पास कर रहे होते हैं। जब इनके पास समर्थन नहीं जा रहा है कि रुकेगा, तब जाकर के इनको बाकी चीजें ध्यान आ रही है। नारी बंधन तो पता नहीं क्यों इतना आडंबर बनाया, और बस बना हुआ आडंबर ही बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट तेल हुआ नहीं है, राधा राशि भी नहीं है। रफत फातिमा जी, चूंकि एक सवाल इसको लेकर भी है, चूंकि बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है बिल को लेकर, और वो जैसा कि आपने सुना पांडे जी वो कह रहे हैं विपक्ष कहाँ मजबूत है। इससे जुड़ा एक सवाल ये था कि चूंकि इस बिल का अगर विरोध है विपक्ष में, और विपक्ष कह रहा है कि दरअसल पूरी चीजें सही होनी चाहिए तभी मंजूर है, वरना मंजूर नहीं है। अब इंडिया गठबंधन की पार्टीज की अगर हम बात कर लें, हालांकि एक आपकी बड़ी सहयोगी पूजा जी बैठी हैं, उनकी पार्टी पूरी तरह से अभी तक इंडिया गठबंधन के साथ, कांग्रेस के साथ नजर आई है, लेकिन कई सारे दल ऐसे भी हैं जो अलग अलग जगह जाकर बिखर से गए हैं। तो ऐसे में अभी फिर से एक बार मजबूती आपको चाहिए, और इसके लिए आपको पहले से जो है वो एक दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। देखिए अजीत जी, जैसे कि आपने कहा बीजेपी आश्वस्त है, हाँ बिल्कुल आश्वस्त है। मणिपुर पे आश्वस्त है, हाथरस पे आश्वस्त है, उन्नाव पे आश्वस्त है, अभी आर्यन मिश्रा जो मारा गया उस पर आश्वस्त है। ये पूरी तरह से आश्वस्त है। इन्हीं ने देश को जिस कगार पे लाके खड़ा कर दिया वो आश्वस्त है। लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है सारा देश जान रहा है, और 2024 में इसी जनता ने इनको सबक सिखाया। ये ना पता है कौन मजबूत है कौन कमजोर, हमें पता है हम मजबूत है, और हमारे जिस तरीके से हम मुखरों के मुद्दे पे बोल रहे हैं वो जनता जान गई है। और जिस तरीके से आज जो है 4 राज्यों में चुनाव नहीं करा पा रहे, वन नेशन वन इलेक्शन की क्या बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ झुंझुना पकड़ा सकते हैं, ये मुद्दों से भटकाते रहते हैं। इनको रोजगार पे बात नहीं करनी, इनको महंगाई पे बात नहीं करनी, इनको कानून व्यवस्था पे बात नहीं करनी, इनको महिला उत्पीड़न पे बात नहीं करनी। तो ये बात क्या करेंगे? ये यहाँ बैठ के सिर्फ और सिर्फ ये इस चर्चाओं में भाग लेके मुद्दों से भटकाते हैं, और सवाल का जवाब उनके पास है नहीं। तो ये इधर उधर भटका के आपको भी भटकाएंगे, हमको भी भटकाएंगे। तो हम भटकने वालों में से नहीं है। जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम जनता की बात करेंगे, जनता की नीतियों पर बात करेंगे। ये जिस तरीके से भाजपा ने पूरे देश को गर्क कर रखा है, आज उसका नतीजा है 2024 में इनको उखाड़ फेंका है जनता ने। और ये 400 पार की बातें कर रहे थे, 400 पार नहीं, इनको जिस तरीके से गठबंधन करना पड़ा, सबके हाथ पैर जोड़ के सरकार बनानी पड़ी है। और आज कश्मीर और हरियाणा में इनका सफाया होने वाला है। ये इसकी घबराहट है। घबरा हम लोग नहीं रहे, घबरा ये रहे तो इधर उधर के सूबों से लाके शेष कर रहे हैं। तो ये ना बताए कि कौन मजबूत है कौन कमजोर है। हमें पता है मजबूत है, पूरी तरीके से मजबूत है, तभी हम यहाँ बैठे इनका सामना कर पा रहे, ये हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, एक्चुअली मैम हरियाणा में ही आबादी पार्टी और आप अलग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ना, इसलिए पूछा था मैंने मैम सवाल ये। और ये भी इनके लिए भी ये सभी पार्टी का अपना जो ये हमने कहा ना, लोकतंत्र सबका अपना अधिकार है, हर पार्टी का अपना फैसला होता है। तो हम कैसे लड़ रहे हैं इससे मतलब नहीं है। सबका अपना अपना जो भी फैसले लिए जाते हैं, पार्टी अपने तरीके से राजनीतिक फैसले होते हैं वो लिए जाते हैं। तो इससे मतलब नहीं हम कैसे लड़ रहे हैं, हम अलग लड़ रहे हैं या मिलकर लड़ेंगे। यूनिटी तो यही है ना। राजनीतिक पार्टी ऐसा तो है नहीं कि राजनीतिक पार्टी का हम चाहे साथ में बीते हैं लेकिन चुनाव अलग अलग लड़ते हैं, लेकिन हम एक है, ऐसा नहीं होता ना मैम। चुनावी सही तय होता है ना, साथ मिलकर लड़ रहे हैं मैम, साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। अब अच्छा एक बात बताइए, अभी दिल्ली में जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है इसको लेकर जब कांग्रेस प्रवक्ताओं से सवाल पूछता हूं, वो आम आदमी पार्टी को भर भर कोसते हैं मैम। ठीक है, हरियाणा में कोसी रहे हैं, फिर हम कहें कि नहीं में एक है, तो कैसे एक है मैम? ये तो सवाल बनता है, जायज होता है ना ये सवाल।
कि एक कैसे हो गए फिर? आप भी मुद्दे से इधर उधर हो रहे हैं। मुद्दा यहाँ पे वन नेशन मैम बस यही सुनने का इंतजार था मुझे, मैं तो इसीलिए बैठे था। मुद्दा नहीं है कि हमारे दिल्ली में क्या हो रहा है, हमारे हरियाणा में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। जहाँ पे हम स्थिति मजबूत देखते हैं वहाँ पे वैसी स्ट्रेटेजी बनती है, और ये सब कमेटी बैठती है और पूरी तरीके से फैसले होते हैं। दो लोगों के फैसले नहीं होते हमारी पार्टी में। हमारी कमेटी क्यों नहीं होता मैम? फैसले मैम क्यों नहीं होता है? अभी पूजा जी बैठी हैं, ठीक है, इनसे मैं अगर कांग्रेस को लेकर सवाल करूं, मजाल है कांग्रेस के खिलाफ बोल जाए, एक एक चीज में मजबूती देंगे। क्यों? उन्हें पता है कि हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो एक है, अखिलेश जी, राहुल जी एक है, प्रवक्ता भी वही बोलेंगे ना मैम, जो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व होगा वो उसके साथ ही चल रहा होगा। और जो उसके अकॉर्डिंग ही एक सेकंड में आ रहा हूं पांडे जी, वही बोलेगा पार्टी की भी मजबूरी है, पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे। आर्यन मिश्रा पे आप नहीं बोलेंगे, ये पार्टी जी की भी मजबूरी है, वो अपनी पार्टी से अलग नहीं हट के बात करते हैं, वो उनकी मजबूरियां है। वरना वो आर्यन मिश्रा पे बात करे, मणिपुर पे बात करे, वो भी तो इंसान है, वहाँ पे बैठ के वैसी बात करे। देखिए प्रवक्ता होने के नाते वो पार्टी अभी हमारे ध्यान में क्योंकि हमारा नाम लिया, अभी हमारे ध्यान में कांग्रेस का तुष्टीकरण है, कांग्रेस की आतंकवाद परस्त नीति है, इस देश में होने वाले बम विस्फोटों की जो स्थिति रही कांग्रेस के सर राज नहीं, सर आज पांडे जी रुकिए ना, पांडे जी आज इस पर नहीं, प्लीज नहीं, रफत जी प्लीज रुक जाइए, आप जवाब मत दीजिए वरना चर्चा लंबी छिड़ जाएगी। आज इस पर कोई बात नहीं करेंगे। नहीं ठीक है, रफत जी रुकिए ना एक सेकंड, रफत जी प्लीज रुकिए ना आप, अरे पांडे जी प्लीज प्रभु एक सेकंड रुकिए ना, आज इस पर नहीं जाते ना, आज हम एक देश के एक बिल पर बातचीत करने के लिए बोलते, इस पर नहीं जाते, छोड़िए, इस पर हम फिर कभी रोज करते हैं ना चर्चा, फिर कभी कर लेंगे, ठीक है। तनुज जी अब चूंकि चर्चा के आखिरी में, तो मेरा आखिरी सवाल ही समझ लीजिए, एक सांस में गिनवा दीजिए इस बिल के फायदे, इस बिल के नुकसान सरकार के लिए अभी और क्या क्या चुनौतियां हैं? देखिए अभी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बात की सरकार की नहीं है। देखिए इस देश में राजनीति की हम बात करें तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग माहौल है, अलग अलग परिदृश्य है। कहीं हम देख रहे हैं देश में कहीं हिंसाएं हो रही है, तो कहीं बाढ़ प्रभावित लोग हैं। तो देखिए क्या है, बहुत सी स्थितियां उसमें ऐसी हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक चुनौती के रूप में ही देखने को मिलेगी। लेकिन एक उससे बड़ी चुनौती है सर्व दलों की स्वीकृति या 2 तिहाई बहुमत प्राप्त करना, क्योंकि वो संसद के अंदर में जब ये बिल आएगा तो इसमें, और अच्छा इसके अलावा बहुत से आर्टिकल्स के अंदर तो ठीक है चेंज होगा, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज होगा, एक्ट में कुछ चेंजेस होंगे। जिसमें सबसे बड़ा मेजर पॉइंट ये रहेगा, जो विधायक और सांसदों का जो कार्यकाल का एक प्रावधान है 5 वर्ष का, उससे भी संशोधन की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि देखिए आप समझते हैं अगर किसी का कार्यकाल बढ़ा, 6 साल हो गया, 7 साल हो गए, कम हुआ, तो ऐसी कंडीशन में भी उस चीज पे भी ध्यान देना होगा। वहीं बहुत से राज्यों में जो अभी आगामी चुनाव है, उनकी स्थिति परिस्थितियों को भी फिर नियंत्रित करना होगा। और एक्सटेंशन की अगर बात आएगी तो वो बहुत बड़ी चुनौती है। कहीं पर चुनाव, क्योंकि आप ही समझ रहे जिसके चुनाव अभी 25-26 में अगर नहीं हुए तो उनको तो एक्सटेंशन 4 से 5 साल का मिलेगा। ऐसे में वो सरकार जो चुनाव राज्य में 5 साल में, उन्हें तो 9 या 10 साल में होंगे। तो ऐसे बहुत सारे परिदृश्य बिल के अंदर है जिसमें बहुत सी चुनौतियां हैं। चलिए ठीक है सर, समय की कमी है, समय की कमी। रफत जी 30 सेकंड में एक फाइनल कमेंट करिए, उसके बाद पांडे जी आपके पास, फिर पूजा जी आपके पास। हाँ। लेकिन संविधान बनाए गया था तो संविधान निर्माता जो हमारे से बहुत ही दूरदर्शी थे, उनको पता था इस तरीके की तानाशाही प्रवृत्ति कभी भी हावी हो सकती है, और इस तरीके की गतिविधियों को रोकने के लिए ये नियम बनाए गए थे। तो ये नियम बने रहेंगे, ये चाहे जितना भी कैबिनेट में पास करा रहे, लेकिन पार्लियामेंट में सही बात है, इनको कुछ नहीं होना, ये फिर से बैठक पे आएंगे, ये इसका नतीजा होगा। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ पे डिफरेंट विविधताएं आप भी देख रहे हैं, हम भी देखते हैं। तो इस तरीके की चीजों को सिर्फ कहा जा सकता है, करा नहीं जा सकता। तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, फिर चर्चा होगी इस पर। हाँ चलिए, सत्ताधारी पार्टी का मैं सोच रहा हूँ रिएक्शन सबसे एंड में लूं। पूजा जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट करिए, उसके बाद पांडे जी फिर आ रहा हूँ। देखिए जितेश जी, जब तक जो है जनहित के मुद्दे नहीं रहेंगे और जनहित में कोई लॉ नहीं रहेगा या बिल नहीं रहेगा, तो वो वर्तमान की सरकार में तो पास नहीं हो पाएगा। क्योंकि इससे पहले जो है ये लगातार जो मन करा था वो बिल पास कर ले रहे थे, पर अभी अगर आप इस तरीके से देखेंगे, चाहे वो वक्फ बोर्ड का बिल रहा हो, चाहे लेटरल एंट्री रहा हो, चाहे वो क्रीमी लेयर का सजेशन रहा हो,
इस तरीके के न जाने कितने बिल जो है आए और पास नहीं हुए। वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि जनता ने हमें मैंडेट दिया है कि जो जनता के अकॉर्डिंग ना रहे, जो जनता के हित में ना रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना रहे, ऐसे बिल पास ना किए जाए। और ये जो है लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी कहती है कि अगर चुनाव होते हैं, पूरे वन नेशन वन इलेक्शन होता है, तो जो स्टेट के इश्यूज हैं और वो जो सेंट्रल के इश्यूज हैं उनमें ब्लेंडिंग हो जाएगी, जो कि एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ठीक है, बालकृष्ण पांडे जी, ओवर टू यू, फाइनल कमेंट जल्दी से। इस देश के जनमानस के कल्याण के लिए, इस देश के जनमानस के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए वन नेशन वन इलेक्शन आवश्यक है। और परिवारवादी दलों को इससे निश्चित रूप से आपत्ति है, आपत्ति होती रहेगी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देश की जनता हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, और हमारा ये संकल्प है कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन का कानून मजबूती के साथ लागू होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छी बात यह है कि आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा, आज की चर्चा में कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कोई हल्ला नहीं हुआ, बहुत शांति से आप लोगों ने बैठकर इस अहम मसले पर चर्चा की, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रणाम करता हूं आप सभी लोगों को, बहुत शांति चर्चा हुई। पूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया, पांडे जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, रफत जी थैंक यू सो मच, और तनुज दीक्षित का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक फैसला जिस पर रास्ता भी लंबा है, मंजिल भी थोड़ा दूर है। क्या होता है, कांटे हैं या फूल है, क्या क्या है, ये आने वाले समय में देखने को मिल जाएंगे। देखते रहिए और हम भी लगातार इससे जुड़े तथ्य, इससे जुड़ी चर्चाएं आपके पास सकारात्मक तौर पर दिखाते रहेंगे। आज की खास चर्चा में इतना ही। ना स्याही के दोस्त, ना सफेदी के दुश्मन, हमें आना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।